हेलो एंड वेलकम। आज हम बात करते हैं हमारे इस यूनिट के अंतिम अध्याय यानी लास्ट चैप्टर की, जो कि है फ्रांस का संविधान और उसकी विशेषताएं। हमने इससे पहले जो फ्रांस के संविधान के सामाजिक आधार और जो आर्थिक आधार है उसके बारे में बात की थी। आज हम देखते हैं कि फ्रांस के संविधान की जो सैलिएंट फीचर्स है वो क्या हैं। हम जिस संविधान की बात करेंगे उसे पंचम गणराज्य का संविधान कहा जाता है, यानी फिफ्थ फ्रेंच रिपब्लिक। अब आप कहेंगे पंचम गणराज्य कैसे? तो इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड में ले जाना चाहूँगा कि फ्रांस में संविधान जो अभी वर्तमान जो संविधान चल रहा है वह पंचम गणराज्य का संविधान है। इससे पहले 4 बार संवैधानिक व्यवस्थाएं बनी और बिगड़ी हैं। आपको पता हो तो फ्रांस में जितने भी संविधान थे कुछ समय के लिए रहे और फिर उनका पतन हो गया। ईयर 1789 की रिवॉल्यूशन के बारे में आपने पढ़ा होगा। फ्रांस की महान क्रांति कहते हैं जिसको। उससे पहले आपको पता है फ्रांस में निरंकुश राजाओं का राज्य था और उस निरंकुश राजाओं के राज्य के बदौलत 1889 में एक जोरदार क्रांति हुई थी। उस क्रांति से राजाओं के राज्य को ख़त्म करके फ्रांस में आंशिक रूप से कहीं न कहीं लोकतांत्रिक और गणराज्य संबंधी व्यवस्था स्थापित की गई। नेपोलियन बोनापार्ट का आप नाम सुना होगा आपने। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहीं न कहीं कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जो कहीं वहाँ का जो साम्राज्य था वह संवैधानिक लोकतंत्र और गणतांत्रिक व्यवस्थाओं पर चलने लगा। लेकिन पुनः दूसरे जो राजाओं ने, एक बार तो पुनः नेपोलियन ने ही सभी तरह की गणतंत्रीय व्यवस्थाओं को ख़त्म करके अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया और उसको वापस राजतंत्र या साम्राज्य बना दिया। उसके बाद नेपोलियन थर्ड ने भी ऐसा ही किया। 2 बार बनने के बाद फिर तीसरे गणतंत्र की स्थापना हुई। तीसरा गणतंत्र 1870 से 1940 तक चला नेपोलियन थर्ड के बाद। लेकिन वह भी ज़्यादा लंबा नहीं चल सका और उसके संविधान का 1940 में जर्मनी के साथ उसका युद्ध हुआ और जर्मनी से हारने के बाद तीसरा जो गणतंत्र भी ख़त्म हो गया। उसके बाद चौथे गणतंत्र की व्यवस्था हुई। जब चौथे गणतंत्र का संविधान बना जो कि 1946 से 58 तक चला और 58 में चौथे गणतंत्र का संविधान था वह भी समाप्त कर दिया गया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो फ्रांस की संवैधानिक हिस्ट्री रही है वह बड़ी उथल पुथल वाली रही है। इवन कई बार तो अनेक राजनीतिक विद्वानों ने कहा है कि फ्रांस में जो भी जितने भी संविधान जो बने हैं आज तक, पंचम गणराज्य के संविधान से पहले, वो केवल समाप्त करने के लिए ही बनाए गए थे। और इन अव्यवस्थाओं को जो कि संवैधानिक असफलताओं के चलते जो अव्यवस्थाएं वहाँ पे पैदा हुई उसके कारण फ्रांस को यूरोप का एक रुग्ण व्यक्ति यानी सिक मैन ऑफ द यूरोप कहा जाने लगा था। लेकिन चतुर्थ गणतंत्र के अंत के बाद फ्रांसीसी सेना ने फ्रांसीसी सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और जो सेना का जनरल था, जनरल डी गॉल, सेना ने कहा कि जनरल डी गॉल को प्रधानमंत्री बनाकर जो शासन व्यवस्था है उनके हाथ में दे दी जाए। इस तरह से वहाँ की गवर्नमेंट ने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और जनरल द गॉल जो थे वह प्रधानमंत्री बने। फिर जनरल द गॉल ने अपने कुछ सहयोगियों के साथ वहाँ के फ्रांस के लिए एक संविधान का निर्माण किया। उस संविधान को पंचम गणराज्य का संविधान कहा जाता है। ये 58 में लागू हुआ था और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जो क्राइसिस था उस क्राइसिस को मिटाने के लिए एक तात्कालिक व्यवस्था की गई थी जो कि स्थायी रूप से साबित हो गई। जनरल डी गॉल ने ये जो संविधान बनाया था उसमें हालांकि फ्रांस की जनता की सारी आकांक्षाएं पूरी होती थी, लेकिन इसके जो सिद्धांत थे, इसमें जो मापदंड थे, वो जनरल डी गॉल के खुद के ही बनाए गए मापदंड थे। इसमें जनरल डी गॉल ने कहीं भी किसी तरह की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या जनता द्वारा किसी भी तरह के सुझाव या परामर्श प्राप्त नहीं किए थे। तो इस तरह से हम जिस संविधान की बात करते हैं या हम अपने चैप्टर में जिस कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं वह पंचम या फिफ्थ फ्रेंच रिपब्लिक
कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। हाँ, तो आगे हम बात करते हैं इस फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशन की मुख्य विशेषताएं क्या थी। अब आप देखिए, आप हम ही अब अभी कॉन्स्टिट्यूशंस जितने भी हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़े, यूके का, यूएसए का, चाइना, स्विट्ज़रलैंड, तो आपको लगभग जो उसकी फीचर्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। वैसे ही मिलते जुलते फीचर्स हर संविधान में होते हैं, कुछ में ज़्यादा होते हैं, कुछ में कम होते हैं। तो हम शॉर्ट में इन फीचर्स को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला है लिखित और निर्मित संविधान, रिटन एंड एनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है कि फ्रांस का संविधान भी दूसरे संविधानों की भांति लिखित रूप में विद्यमान है और ये एनेक्टेड है, यानी निर्मित किया गया है। ये परंपराओं से नहीं लिया गया है, बल्कि नया संविधान बना हुआ है। उसमें 15 पार्ट हैं, 15 अध्याय हैं, 94 अनुच्छेद आर्टिकल हैं। इसके अलावा 19 सावयवी ऑर्गेनिक विधियां हैं, सावयवी विधियां जिसको हम बोलते हैं, जिसमें अध्यादेश, अभिसमय, नज़ीरें आदि संविधान का अंग है। भारत की आकार में ये छोटा है। दूसरी बात है कठोर संविधान, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है कि दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, लचीला और कठोर, फ्लेक्सिबल एंड रिजिड, जिसमें अमेंडमेंट प्रोसेस थोड़ा टाइट हो, स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता हो, आसानी से जिसमें परिवर्तन ना किया जा सके, तो वह रिजिड कहलाता है। फ्रांस के संविधान में भी अमेंडमेंट के जो प्रावधान है, संशोधन के प्रावधान ऐसे ही है कि वो आसानी से नहीं हो सकते, इसलिए हम इसको कठोर संविधान कह सकते हैं। उसके बाद लोकतंत्रीय और गणतंत्रीय संविधान। फ्रांस का संविधान लोकतंत्रीय व्यवस्था का स्वरूप है, साथ ही उसमें गणतंत्रीय साधन भी। अब लोकतंत्र और गणतंत्र का मतलब आप समझते हैं, डेमोक्रेसी कब होती है, जब जनता का शासन होता है। यानी इस संविधान में लोकतंत्र के सारे गुण विद्यमान है, जैसे लोगों को मताधिकार प्राप्त है, लोगों को स्वतंत्रताएं प्राप्त है, लोगों को अपने जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, समानता आदि उनको दी गई है। तो जो जितने भी लोकतंत्र के एलिमेंट्स हैं वो इसमें हैं। साथ ही ये गणतंत्रीय है। गणतंत्र का मतलब रिपब्लिकन स्टेट क्या होता है, जहाँ का जो हेड होता है, रूरल होता है, जो शासक होता है, वह जनता द्वारा निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता। नेक्स्ट, अध्यक्षात्मक एवं संसदीय मिश्रित शासन। फ्रांस में जो व्यवस्था है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम का मिक्स्ड है। यानी कुछ व्यवस्थाएं तो वहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम को करती है, और कुछ व्यवस्थाएं जो है वह अध्यक्षात्मक या प्रेसिडेंशियल सिस्टम को रिफ्लेक्ट करती है। जैसे आप उदाहरण के लिए देखिए, तो वहाँ पर मंत्रिपरिषद मुख्य कार्यपालिका, यानी संसदात्मक शासन की भांति वहाँ पर मंत्रिपरिषद मुख्य कार्यपालिका है, और मंत्रिपरिषद का हेड प्रधानमंत्री है। लेकिन राष्ट्रपति वहाँ पे केवल नाम मात्र का संवैधानिक अध्यक्ष नहीं है, बल्कि कुछ अर्थों में राष्ट्रपति को जैसे विशेष शक्तियां प्रदान की गई है। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को पदच्युत करने का, यानी जो मंत्रिमंडल है उसको पदच्युत करने का, हटाने का वास्तविक अधिकार प्राप्त हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों ही तरह की शासन व्यवस्थाओं को वहाँ पे शामिल किया गया है। फिर बात आती है केंद्रीकरण की। केंद्रीकरण यानी सेंट्रलाइजेशन सिस्टम है। हालांकि फ्रांस में एक तरह से फेडरल सिस्टम आप कह सकते हैं कि वहाँ पर केंद्रीय शासन का प्रमुख है, इसके वाला कम्यून डिपार्टमेंट, कम्यून जैसे जो हमारे राज्य होते हैं उस तरह से जो राज्य और समुद्र पार के उपनिवेश, जो पहले फ्रांस के उपनिवेश हुआ करते थे, ओवरसीज जो स्टेट हैं, वो उसकी प्रशासनिक इकाइयाँ हैं। ये राज्य और ओवरसीज जो क्षेत्र हैं वो अपने क्षेत्र में वैसे स्वतंत्र हैं, लेकिन वहाँ पर केंद्रीय शासन के प्रतिनिधि नियंत्रण और निरीक्षण का कार्य करते हैं। इस तरह से उन राज्यों में भी केंद्रीकरण की व्यवस्था की गई है, केंद्रीय सरकार पावर में रहती है। फिर जो नेक्स्ट उसकी विशेषता है वह है सावयवी विधि, ऑर्गेनिक लॉ। ऑर्गेनिक लॉ या सावयवी विधि का मतलब होता है कि कुछ जो अनुच्छेद हैं संविधान में वो अधूरे हैं, यानी उनको कंप्लीट नहीं किया गया, तो उनको कंप्लीट करने के लिए उन अनुच्छेदों या उन विषयों को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। जैसे इसमें लिखा है कि अनुच्छेद 6, 13, 23, 25, ये जिन विषयों से संबंधित है उनको संविधान में पूर्ण रूप प्रदान नहीं किया गया। तो जब भी उन पर कोई बात होती है, कानून बनाने की बात आती है, तो उनको कंप्लीट करने के लिए उस सब्जेक्ट को संसद में पेश किया जाता है, और वहाँ पर उसके बारे में अध्यादेश हो या
किस तरह से कानून बनाकर उसको पूर्ण रूप प्रदान किया जाता है। उसके बाद अस्पष्टता एवं संक्षिप्तता, वेज एंड ब्रीफनेस। फ्रांस जनरल डी गॉल अपने संविधान को संक्षिप्त रखना चाहते थे। वो चाहते थे कि बहुत ज़्यादा लंबा ना बन पाए। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे जो विषय हैं उनको शॉर्ट और ब्रीफ रखा। इसके कारण उन पूरी तरह से डिटेल में नहीं होने के कारण वह कुछ विषय और कुछ जो चीज़ें हैं उसमें भाषा की अस्पष्टता आ गई, इसलिए थोड़ा सा संक्षिप्त है और संक्षिप्त होने के कारण थोड़ा अस्पष्ट भी है। मानवाधिकारों को मान्यता, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत वहाँ पे संविधान में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल दिया गया है और सारे के सारे जो अधिकार होते हैं फ्रांस के संविधान में 17 अधिकारों को मान्यता दी गई है, जिसमें आप देखिए सारे के सारे विधि के समक्ष समानता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, शिक्षा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राजनीतिक शरण की प्राप्ति, श्रमिकों, मतलब व्यक्तियों को पूर्ण रूप से एक तरह से अधिकार दिए गए हैं और उन अधिकारों को संविधान में शामिल किया गया है। चतुर्थ गणराज्य से प्रभावित, चतुर्थ गणराज्य जो इससे पहले वाला संविधान था, ये संविधान उस गणराज्य से प्रभावित रहा, यानी वहाँ की बहुत सारी व्यवस्थाएं जो अच्छी थी उनको एज इट इज संविधान में शामिल किया गया है और मुख्य रूप से जो चतुर्थ गणराज्य में जो कमियां रह गई थी उन कमियों को सुधार कर पुनः पंचम गणराज्य के संविधान में शामिल किया गया है। प्रस्तावना, प्रीएम्बल, सबसे अच्छी बात यह है कि इस संविधान में प्रस्तावना शामिल है। प्रस्तावना वह होती है, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, जिसमें कि संविधान के पूर्ण उद्देश्य संक्षिप्त रूप से विद्यमान रहते हैं, यानी प्रियम्बल को पढ़ के ही हम उस संविधान के बारे में पता लगा सकते हैं कि संविधान क्यों बनाया गया है, किसके लिए बनाया गया और इसके उद्देश्य क्या होंगे और आगे आने वाले समय में इस संविधान के द्वारा फ्रांस के लोगों को क्या दिया जा रहा है और क्या दिया जाना निश्चित किया गया है। ये पूरे उद्देश्य संविधान के उसमें प्रस्तावना में शामिल हो जाते हैं। उन उद्देश्यों की घोषणा प्रस्तावना द्वारा कर दी जाती है। फिर संविधान परिषद की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल, वहाँ पर एक संविधान परिषद की स्थापना संविधान द्वारा की गई है। ये बहुत बड़ी बात है। इसकी सदस्य संख्या 9 है और उनका कार्यकाल 9 वर्ष होता है। इसमें मैं आपको थोड़ा डिटेल और बता दूं कि इसके जो हर 3 साल बाद इसके कुछ सदस्य रिटायर्ड होते रहते हैं और नए सदस्य इसमें मिलते रहते हैं। संवैधानिक परिषद का जो मुख्य कार्य है वह निर्वाचन से संबंधित है। निर्वाचन का कार्य संवैधानिक परिषद द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है। इसके अलावा चुनाव, जनमत संग्रह और कानून की वैधानिकता की जांच भी इसके द्वारा की जाती है। संकट काल की घोषणा जब राष्ट्रपति करता है, जब इमरजेंसी डिक्लेयर करता है प्रेसिडेंट, तो संवैधानिक परिषद जो ये है कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल, उससे परामर्श जरूर प्राप्त करता है। और यही इलेक्शंस जो होते हैं, जनरल इलेक्शन वहाँ के, उनका निरीक्षण, उनका कंट्रोल भी करती है और रिजल्ट्स के डिक्लेरेशन भी संवैधानिक परिषद द्वारा ही किए जाते हैं। उसके बाद न्यायपालिका, जुडिशरी, राष्ट्रपति पर न्यायिक दायित्व की रक्षा का भार सौंपा गया है। न्यायाधीशों को अपने पद से वहाँ पे हटाया नहीं जा सकता। साथ ही राष्ट्रपति उच्च न्यायिक परिषद की अध्यक्षता करता है। न्याय मंत्री परिषद का पदेन उपाध्यक्ष होता है। अपीलीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों एवं असीम न्यायालयों के पृथक अध्यक्षों के पदों पर नियुक्ति के नाम पर उच्च परिषद द्वारा प्रस्तावित किए जाते हैं। इस परिषद को न्यायाधीशों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार है। फ्रांस में किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से बंदी नहीं बनाया जा सकता। न्यायिक अधिकारी व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उत्तरदायी है। यानी जुडिशरी जो सिस्टम है वो थोड़ा सा चेंज है। जब हम इसमें जुडिशियल प्रोसेस को पढ़ेंगे इसमें, तो वहाँ पे 2 तरह की विधियाँ चलती है, लॉ चलते हैं। वो हम डिटेल में जब ये चैप्टर आएगा तब अब मैं आपको बताऊंगा। फिर आर्थिक और सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का भी जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल है वही उसी तरह से आर्थिक और सामाजिक परिषद भी है, जो कि आर्थिक कार्यों के लिए सरकार को अपना परामर्श देती है।
साथ ही सामाजिक व्यवस्थाओं के लिए सामाजिक परिषद परामर्श देती है। कुछ अस्थायी व्यवस्थाएं भी इस संविधान में की गई है, टेम्परेरी प्रोविजंस हैं। उसके बाद राजनीतिक दलों को मान्यता, ये एक बहुत अच्छी बड़ी विशेषता है। आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसमें संविधान में राजनीतिक दलों को मान्यता नहीं दी गई। उनमें भारत, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि देश शामिल है। इन देशों में राजनीतिक दलों को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। लेकिन फ्रांस एक ऐसा देश है जिसमें सभी तरह के राजनीतिक दलों को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त दी गई। इवन कि साम्यवादी देशों में भी केवल साम्यवादी दल को मान्यता प्राप्त है, सभी राजनीतिक दलों को नहीं होती है। यहाँ पर राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान की गई और साथ ही उन्हें निर्वाचन में अधिक मत प्राप्त करने के हेतु स्पर्धा करने का अधिकार भी दिया गया है। और उसके बाद कम्युनिटी, समाज में, समाज का मतलब होता है कि देश में जितने भी राज्य है वह राज्य स्वतंत्र होंगे। समाज में एकल नागरिकता, यानी फ्रांस में ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं, एकल नागरिकता ही प्राप्त है। सभी फ्रांस के ही केवल नागरिक माने जाएंगे। विधि के समक्ष सबको समानता प्राप्त होगी। ओवरसीज, जो समुद्र के पार के उपनिवेशीय साम्राज्य हैं, वो चाहें तो फ्रांस, जो फ्रेंच गणराज्य में शामिल रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, नहीं तो अलग एक वहाँ पे दीर्घात्मा सिस्टम होता है, उसके रूप में संगठित हो सकते हैं, या समाज में सामूहिक और पृथक राज्यों के रूप में सदस्य राज्य हो सकते हैं। तो इस तरह से फ्रांस का जो संविधान है, चूँकि पंचम गणतंत्र का संविधान 4 गणतंत्रों के संविधान के बाद बना, तो इसकी जो विशेषताएं थी उसमें उन सभी कमजोरियों को दूर करने का प्रयास किया गया है जिन कमजोरियों के कारण इससे पहले के संविधानों का अंत हो गया था। इस कारण ये बहुत ही इसमें व्यापक विशेषताओं को सम्मिलित किया गया है। इंग्लिश मीडियम्स के लिए मैंने अच्छे नोट्स डाले हैं, आप एक बार देख लीजिए। इनको समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पुनः बात कर सकते हैं।